जय श्री महाकाल दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कमल आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक गणित का अध्याय नंबर 1 जो वास्तविक संख्या है उसको हम पढ़ रहे हैं। आज की हमारी कक्षा 3 है और कक्षा 3 में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक के सारे सवालों को सोल्व करेंगे। और हम लोगों ने जो 2 कक्षा पढ़ी है, जिन विद्यार्थियों ने या जिन मित्रों ने कक्षा 1 और कक्षा 2 नहीं पढ़ी हो, प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों कक्षाओं को ज्वाइन करें। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम। इस संबंध के हमें इन संख्याओं का साथ जांच करना है। तो पहला सवाल हमारे पास है 26 और 51। 26 और 51 को हम पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनका। तो हल में लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से भाग जाएगा, 2 एकन 2 और 2 क्या 6, 13 को एक अभाज्य संख्या, 13 एकन 13 से चले जाएगा। 91 91 में भाग जाएगा मित्रों हमारा 7 से, 7 एकन 7 और 7 या 21, 13 को एक अभाज्य संख्या तो 13 एकन 13। अब इनके गुणनखंड आए 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 26 की अभाज्य गुणनखंड हमारे पास है 2 गुणित 13। ऐसे 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 13। अब 26 और 26 व 91 का एचसीएफ क्या होगा मित्रों? एचसीएफ होगा जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन है। दोनों संख्याओं गुणनखंड में कॉमन है हमारे पास 13, एकमात्र ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन है। तो 13 इस संख्या का, 26 और 91 का अभिष्ट एचसीएफ आ जाएगा। अगला हमारे पास आगे हम 26 व 91 का एलसीएम निकालेंगे। 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारे पास दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आए हैं उन सभी को एक एक बार लिख लेंगे। तो 2 गुणित 7 गुणित 13। अब इन सभी की अधिकतम घात हमारे पास आएगी 1 1 1। इन सभी की अधिकतम घात कितने मेरे पास? 1 1। तो 2 गुणित 7 करेंगे तो 14 हो जाएंगे और 14 गुणित 13 करें, 13 का पाड़ा 4 भरते 52 का 2 हाथ से लाया 5, 13 एकन 13, 13 5 18। इस संख्या का अभिष्ट एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 26 व 91 का अभिष्ट एलसीएम आएगा हमारे पास मित्रों, वो आएगा 182। अब हम हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ गया और दोनों संख्या आ गई। तो इससे हम अब ज्ञात करेंगे या सिद्ध करेंगे हम कि दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी? एक तो 26 है दोस्तों और एक और हमारे पास है 91। 26 और 91 का हम गुणा करते हैं तो 26 91, 9 का बड़ा 6,
सॉरी 1 का बड़ा 6 बार 6, 1 का बड़ा 2 बार 2, एक संख्या गुणा 1 क्रॉस 9 का बड़ा 6 बार 9 संख्या 54 हासिल है 5, 9 का बड़ा 2 बार 9 दूना 18, 18 5 23, तो आ जाएगा हमारे पास 6 6 3 2। तो हमारे पास दोनों संख्या का गुणनफल आएगा 2366। अब हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम करेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास आया है दोस्तों, एचसीएफ हमारे पास क्या है, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया है 182। तो 13 गुणित 182 करेंगे, तो 182 गुणित 13 करेंगे, 13 दूना 26 का 6 हासिल आया 2, 13 पंच 65, 13 छः 78, 63 91, 13 104, 13 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 106, फिर 6 में से हमारे पास हासिल बचेगा 10, 13 एकन 13 और 10 हो जाएंगे हमारे पास 23, तो 2366, 2366। देखो दोस्तों हमारे पास दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम का जो गुणनफल आया है वो आया है 2366 और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमारे पास 2366 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास 2366 और इससे भी आएगा 2366, तो ये दोनों बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणित दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर। इति सिद्ध, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है 510 और 92। इन दोनों संख्याओं को हम सोल्व करते हैं तो हल में हम लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनफल, 510 का अभाज्य गुणनफल, तो 510 में भाग जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10, फिर भाग जाएगा अंतिम संख्या 5 है, तो 5 जब भी होता है तो हम संख्या 3 से भाग देते हैं या फिर 5 से जाता है। सबसे पहले हम 3 से देंगे तो 3 8 24, 1 बचेगा 3 पंजा 15। अब अंतिम संख्या 5 है, तब 3 से तो भाग जाएगा नहीं, तो हम भाग देंगे 5 से। 5 एकन 5, तो 5 7 35, फिर 17 एकन 17। अब आएगा हमारे पास 92, 92 में भाग जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 चौका 8, 1 बचेगा 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 23 से खुद अबा संख्या तो 23 एकन 23। अब हमारे पास 510 का 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास 2 है गुणित 3 है गुणित 5 है गुणित 17। अब 92 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 23, और इसी को हम घात के रूप में लिख सकते हैं 2 का 2 गुणित 3 23 की घात 1। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे 510 व 92 का अभिष्ट एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो एचसीएफ होता है दोस्तों हमारे पास जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन, तो कॉमन हमारे पास क्या है, एक बार 2 इसमें भी है और एक बार 2 इसमें भी है, तो हमारे पास इसका अभिष्ट एचसीएफ आ जाएगा केवल और केवल 2। हम निकालेंगे अब इन दोनों संख्याओं का
एलसीएम 510 व 92 का एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है दोस्तों कि जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आए उन सभी को एक एक बार लिखते हैं। तो एक बार 2 आया 2 लिख दिया, एक बार 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, गुणित 17 लिख दिया, गुणित 23 लिख दिया। अब इनकी अधिकतम घात थे वो लिखनी है। अधिकतम घात अपने पास 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है और 23 की 1 है। अब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो आपस में गुणा करेंगे, 2 की घात 2 होता है 4, 4 गुणित 3 करेंगे, 4 3 12, 12 गुणित 5 करेंगे, 12 पंजे 60, 60 गुणित 17 करेंगे, 17 छंकी 102 हो जाएगा और एक जीरो ऐसे गुणित 23, 23 गुणित जीरो में करेंगे, जीरो 23 2 46, 23 एकन 23। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों इसका अभिष्ट एलसीएम आ जाएगा 23,460। अब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आ गया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया है। तो हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दो संख्या कौन कौन सी है, 510 और 510 गुणित 92, 510 गुणित 92 करेंगे तो 510 गुणित 92 इधर करते हैं, 2 का गुणा 0 में करें 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 गुणा 5 में करेंगे 2 5 10, एक संख्या गुणा हुआ है क्रॉस, 9 का पड़ा 0 में बोलेंगे 0, 9 का पटे में बोलेंगे 9 1 9, 9 पंजे की 45, क्या जाएगा हमारे पास 0 2 9 5 और 1 6 4। दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा हमारे पास 46,920। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे पास आया दोस्तों 2 और एलसीएम हमारे पास क्या है 23,490। तो 2 गुणित 23,490, 2 को गुणा करेंगे तो 2 का पड़ा 0 बोलेंगे 0, 2 का पड़ा 6 बार 2 6 12, 2 का पड़ा 4 बार 2 6 8 में हासिल का 9, 2 का पड़ा 3 बार 2 3 6, 2 का पड़ा 2 बार 2 2 4। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारे पास का गुणनफल जो है हमारे पास 46,920 और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास आया है 46,920, जो दोनों बराबर है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएफ। तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणित दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर। ये हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जो सवाल समझाए आपको समझ में आए होंगे। हम इस सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 को हल करेंगे हम। तो हल में लिखेंगे हम 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा 2 1 2, 1 बचेगा 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 2। अब 3 से कटेगा 3 7 21 और 7 1 7। अब हमारे पास 54 है। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 बचा 2 7 14। अब 27 है, ये कटेगा हमारे पास 3 से, 3 नाम की 27 और 9 है तो 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 1 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब 336 के
अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास? दो कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7। इसे हम या घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। 54 है, 54 के अभाज्य गुणन क्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है हमारे पास? 1 बार 2, 1 बार 3, फिर 1 बार 3, फिर 1 बार 3, तो 1 2 3, 3 बार 3। या हम इसे घात के रूप में लिख सकते हैं 1 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 3। अब इससे हम निकालेंगे 336वा 54 का HCF। HCF निकालेंगे तो जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, कॉमन क्या है? 2 की घात 1, 2 की घात 1 इसमें भी गुणित 3 की घात 1 इसमें भी, तो 3 2 6। इसका अभिष्ट HCF जो आएगा हमारे पास दोस्तों आएगा। अब निकालेंगे हम 336 व 554 का LCM। क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम आएगा दोस्तों, जो संख्या दे रखी हो सभी को लिखना है और उनमें उनकी अधिकतम घात लिखना है। तो 2 दे रखा है, गुणित 3 दे रखा है, गुणित 7 दे रखा है। 2 की अधिकतम घात हमारे पास क्या है? अधिकतम घात हमारे पास 4। 3 की अधिकतम घात हमारे पास 3, 7 की अधिकतम घात 1। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 की घात 3 यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 क्या 9 होते 27, तो 27 गुणित 16 करो, 27 गुणित 16 करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ता 112 का 2 हासिल आया 11। 16 दूना 32, 32 में 11 जोड़ दो, 32 में 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 4 43। अब 7 गुणित 7 कर दो, 7 दून 14, 4 हासिल 1, 7 21, 21 और 1 22 का 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो हमारे पास इसका अभिष्ट एलसीएम आ जाएगा 3024, 36, 336 व 54 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों? वो आ जाएगा हमारे पास 3024। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्या कौन सी है? दो संख्या हमारे पास 336 और 54। 336 गुणित करेंगे हम 54, 336 गुणित 54 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 का बड़ा 6, 4 छंग की 24 का 4 हासिल है 2, 4 के 12, 12 और 2, 12 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 12 और 2 13, 14 का 4 हासिल है 4 थी 12 ने 13। एक संख्या गुणा हुआ एक क्रोस 5 का प्लस 6 बार 5 6 30, शून्य हासिल है 3, 5 थी 15, 15 और 3 18 का 8 हासिल है 1, 5 थी 15, 15 ने 1 16। इन सबको जोड़ 4 1 4, 4 1 4, 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 6 8 और 1, यानी कि 18,144, 18,144 दोनों संख्याओं का गुणनफल आया। अब हम निकालेंगे दोनों संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारे पास आया है
6 और एलसीएम आया है 3024। तो एचसीएफ गुणित एलसीएम, एचसीएफ हमारे पास 6 है, एलसीएम हमारे पास 6, 3000 3024 3024 में 6 गुना करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल आया 1, तो 6 का बाद 0 में 0 और हासिल का 1, 6 या 18, यह आ जाएगा हमारा 18,144। दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणित दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है हमारे पास 18,144 और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमारे पास आया है 18,144, जो दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणित दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर। तो अतः यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया हमसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 आएगा। सवाल नंबर 1 में हमारे पास 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम हल में 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 3। 15 है, 15 में हम काटेगा 3 से 3 पंजा 15, 5 एक 9, 21 है, 21 को हम काटेंगे 3 से 3 7 21 और 7 एक 9 7। तो हमारे पास आया है 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3। इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 3 की घात फिर 3 गुणित 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, 21 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 3 गुणित 7। अब 12, 15 व 21 का एचसीएफ क्या होगा, जो इन सभी में कॉमन है। कॉमन क्या है हमारे पास, एक बार 3 इसमें भी है, एक बार 3 इसमें है और एक बार 3 इसमें, तीनों में 3 कॉमन, तो इसका बेस्ट एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 3। अब निकालना हमें 12, 15 व 21 का एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है उन सभी को एक बार लिख देते हैं। एक बार 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ये सारी संख्या 2 3 5 7। तो इन सब में अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात हमारे पास 2 है, 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की भी 1 और 7 की भी 1 है। 2 की घात 2 होता है 4 दोस्तों, और गुणित 3, 3 चौक 12, 12 गुणित 5 करेंगे 12 पंजे 60 गुणित 7 करेंगे तो 7 छंग की 7 छंग 42, 420। इसका जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 420। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल है 17, 23, 29। देखो दोस्तों 17 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 17 से कटेगी। 23 एक खुद अभाज्य संख्या है जो 23 से कटेगी। 29 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 29 से कटेगी। तो अब इनमें 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा। 17 होगा। ऐसे 23 के अभाज्य गुणनखंड में 23 खुद अभाज्य गुणनखंड होगा। ऐसे 29 के अभाज्य गुणनखंड में
29 अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें हम निकालेंगे 17, 23 व 29 का HCF। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो सभी में कॉमन, तो हमारे पास इसमें ना तो 17 कॉमन है और ना ही 23 कॉमन है और ना ही 29 कॉमन है। जब भी दोस्तों हमारे पास कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है, तब हम हमेशा HCF में 1 लें। याद रहेगा दोस्तों आपको ये बात, जब भी हमारे पास कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, तब हम HCF 1 लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 17, 23 और 29 इन सभी में कॉमन हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगला हमारे पास आगे हम बढ़ते हैं कक्षा में। तो 17, 23 व 29 का LCM, जो संख्या दे रही इन सबको एक बार लिख दूँ। 17 गुणित 23 गुणित 29। तो सबसे पहले हम 17 गुणित 23 करेंगे। तो 17 गुणित 23 करेंगे तो 17 × 51 का 1, 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 और 5 हो जाएंगे, 34 से 35, 36, 37, 38, 39 हो जाएंगे हमारे पास 39। गुणित करेंगे हम 23। तो 3 का 3, 3 9 27 का 7, 3 क्या 9, 9 और 2, 9 और 2 11। एक संख्या गुणा हुआ एक क्रॉस, 2 1 2, 2 9 18 का 8, हासिल आया 1, 2 6 1 7। सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3 7 2 9, 8 में 1 फिर 9, 7 में 1 8। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8993। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है 8 9 25। तो 8 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 1 5। ऐसे 9 9 कटेगा 3 से, 3 क्या 9 और 3 से कटेगा 3 1 25, 25 कटेगा 5 से, 5 6 5 और 5 में 25, 5 1 5। अब 8 की आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणित 2 गुणित 2। इसे घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3। अब 9 की आवाज गुणनखंड, तीन गुणित 3, 3 की अधिकतम घात ही 2। अब 25 की आवाज गुणनखंड, क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5। इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब इससे हम क्या निकालेंगे, एल HCF 8 9 व 25 का HCF क्या आएगा, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। कोई भी संख्या कॉमन है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, हमेशा 1। अब 8 9 व 25 का LCM, तो 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, और 5 की घात 2 25 होता है। तो 25 18 200 हो जाएंगे, और 9 दूना 18 हो जाएंगे। तो 1800 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, इज द करेक्ट। 8 9 व 25 का LCM हमारे पास आ जाएगा 1800। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है, HCF दे रखा है 306 का, और 657 का HCF हमारे पास 9 है दिया है। तो हमारे पास LCM क्या होगा, LCM
ज्ञात करना है 306 और 500 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले सवाल में दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास दो संख्या दे रखी है, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, दो संख्या दे रखी है 306 और 657 और हमारे पास दे रखा है HCF दे रखा हमारे पास 9। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, LCM ज्ञात करना है हमें। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला या उसमें जो संबंध हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में, वो संबंध क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के HCF गुणित दोनों संख्याओं के LCM के बराबर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, LCM। तो LCM को अकेला करेंगे तो LCM के साथ जो संख्या है वो कहाँ जाएगी, इस संख्या के बटे में, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का HCF। तो इस फॉर्मूला में इस मान रखेंगे तो हमारे पास दो संख्या कौन सी दे रखी है, 306 और 557, सॉरी 657, 657 306 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा हमारे पास 9 आएगा, बराबर में क्या आएगा LCM। जो कटे से कर दो तो कटेगा ये अपने, कटेगा ये 9 एक 9, 9 तिया 27, कितना बचा है 27 से 3 बचा है, 9 चौको 36, 34 आ जाएंगे। अब अपने पास LCM बराबर क्या आ जाएगा, 34 गुणित 657, 657 में 34 का गुणा कर दो, 34 से गुणा करें, 4 9 4 7 28 का 8 सिलाया 2, 4 का पड़ा 5 4 5 20, 20 छोड़ 2 22 का 2 सिलाया 2, 4 का पड़ा 6 4 6 24, 24 छोड़ 2 602 हो जाएंगे 26। एक संख्या गुणा हो, एक क्रॉस 3 का पाड़ा 7 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 5 15, 15 और 2 हो जाएंगे, 15 और 2 हो जाएंगे 17, 3 का पाड़ा 6 3 6 18, 18 और एक हासिल का हो जाएगा 19, 8 3 6 और 7 13 3 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 9, 3 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 12, 12 2 हासिल आया 1, 1 हो जाएंगे 2। तो हमारे पास अबिस्ट एल्सियम क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 33 8, यानी कि 22,338 हमारा अबिस्ट एल्सियम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो हल करेंगे, इसे हम हल में लिखते हैं, हल बराबर क्या होगा, जो हमारे पास 6 है, 6 के संख्या जो है 6 की घात n है, यह 0 पे कभी समाप्त होती है नहीं होती है, ये चेक करना है। तो देखो 6 का अभाज्य गुणनफल होता है 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 होता है, और 2 गुणित 3 करने पर हमारे पास 0 नहीं आता है। 0 कब आता है, 2 गुणित 5 करने, कब आता है 2 गुणित 5 करने पर संख्या 5 दूनी 10 हो गए, तो ये अपने पास 0 आ जाएगा। तो 6 जो दे रखा है 6 की घात n, 6 की घात n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 की घात n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 की घात n हो जाएगा 2 की घात n गुणित 3 की घात n। ठीक है दोस्तों, जहाँ n क्या होगा, जहाँ n बराबर होगा प्राकृत, एक प्राकृत संख्या, क्या होगा दोस्तों, एक प्राकृत संख्या होगा दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं 6 की घात n के
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 गुणित 5 नहीं है। इसीलिए 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 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये हमारा सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारे पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, पहले में लिखेंगे हम। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। ये संख्या भाज्य है क्यों, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाला जो कथन लिखा है, पहली वाली लाइन, इसको सोल्व करेंगे। तो 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 13, ये संख्या भाज्य है या नहीं, इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाज्य बोला गया है तो भाज्य संख्या की परिभाषा लिखेंगे। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो पहला हम सोल्व करेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। इसके जो गुणनखंड आए, ये गुणनखंड कौन कौन से गुणनखंड, एक तो संख्या स्वयं रहेगा, 7 गुणित 13 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, एक तो ये खुद होगा। अगर इसमें से हम 13 कॉमन लेते हैं, 13 कॉमन आ जाएगा, तो 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1, तो एक गुणनखंड इसका 13 हो जाएगा और एक गुणनखंड हमारे पास हो जाएगा 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 7। और इन सबको अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो एक तो 13 आ जाएगा इसका गुणनखंड, और इसको 7 गुणित 11 करेंगे तो 11 77, और 77 गुणित 1 करेंगे 77, और 77 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 78, 1 78 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो अपने पास गुणनखंड 1 2 3 और 1 के 4 गुणनखंड हो गए, इसीलिए यह संख्या भाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अगला हमारे पास है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, ये संख्या भाज्य है या नहीं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा से क्या होगा कि गुणनखंड में पास क्या होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो एक तो संख्या स्वयं हो जाएगा, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, एक संख्या स्वयं हो जाएगा। अब इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लें तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। 5 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा
7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। तो एक गुणनखंड हमारे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 1 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। एक गुणनखंड ये हो जाएगा। तो 1 2 3 तीन संख्या अपने पास गुणनखंड आएंगी। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड की संख्या के होते हैं तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या भाज्य होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो मैंने सवाल समझाए अभी वो सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं कक्षा में। तो अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल हमारे पास, इसी खेल के मैदान में, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लो दोस्तों ये एक वृत्ताकार मैदान है, गोलाकार, और यहाँ पर अभी दोनों खड़े हैं, सोनिया और रवि, जो भी वर्तमान पर 0 पर है, और वह यहाँ से घूमकर यहाँ तक वापस यहाँ आए, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो एक सोनिया जो वो समय लेती है 18, और रवि जो है वो समय लेता है 12 मिनट। तो इनका एक साथ इसी स्थान पर वो दोनों कब आएंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसी समय पर ये दोनों इस स्थान पर एक साथ आएंगे। तो हम सवाल में कैसे लिखेंगे, हल में लिखेंगे हम सोनिया वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट में पूरा करती है। एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है। रवि कितने मिनट में करता है, रवि वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, अब वह दोनों एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वह कब आएंगे, दोनों एक ही स्थान पर कब आएंगे, प्रारंभिक स्थान पर। तो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ आएंगे। कब आएंगे, दोनों को समय का एलसीएम निकालें। दोनों को 18 और 12 का एलसीएम कराएंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 18 और 12 का एलसीएम हम यहाँ निकालते हैं। 18
का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 9 18 3 3 9 3 1 3। और 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 3 2 6 12, फिर 2 से कटे 2 3 6 और 3 1 3। तो देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो दोनों संख्याओं में आया है, दोनों संख्याओं में क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है। अब 2 की अधिकतम घात हमारे पास 2 है, 3 की अधिकतम घात हमारे पास 2 है। तो 2 की अधिकतम घात 4 होगा, 3 की अधिकतम घात 2 जो है वो होगा हमारे पास 3 की अधिकतम घात 2, 9 हो जाएगा, 9 चौको 36। यानी कि वो 36 मिनट में, हर 36 मिनट में वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो एल्शियम अपने पास आएगा वो कब, एक दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो 36 मिनट में वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है। जिन मित्रों को अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लास को दोबारा देखकर समझें। और आज के लिए हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक